हेलो फ्रेंड्स, आई एम सुदर्शन सिंघानिया दिस साइड। पिछले क्लास में हम लोगों ने मॉडर्न हिस्ट्री का एमसीक्यू स्टार्ट किया था। उसी को मैं आज आगे कंटिन्यू करने जा रहा हूँ। ठीक है, आइए हम लोग आगे देखते हैं और कौन कौन से कैसे कैसे क्वेश्चन बिहार एपीओ में आते हैं और पूछे जाते हैं। ठीक है, उसको हम लोग टैकल करने का कोशिश करते हैं। ये देखिए, ये हमने एक नया गाइडेंस प्रोग्राम स्टार्ट किया है। ठीक है, यूपी बार काउंसलिंग इंटरव्यू का। ठीक है, जिसमें आप लोगों को 10 घंटे की लाइव क्लासेस मिलेगी, फ्री पीडीएफ एंड नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे, पर्सनल मेंटरशिप किए होगा आप लोगों का, 1 ईयर की वैलिडिटी होगी, जूम सेशन होगा, अनलिमिटेड वॉच टाइम वीडियो होगा। आप एक वीडियो को जितना टाइम चाहें उतना टाइम वॉच कर सकते हैं। मॉक इंटरव्यू ऑनलाइन एंड ऑफलाइन, ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों मोड में आप लोगों का मॉक इंटरव्यू करवाया जाएगा। ठीक है, इसका प्राइस है मात्र 199। बहुत ही मिनिमम प्राइस में आप लोगों को ये यूपी बार काउंसलिंग का इंटरव्यू दिया जा रहा है। ठीक है, अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो इसको ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है। अगर आप लोगों को ज्वाइन करना होगा तो इस कॉन्टेक्ट नंबर पे आप हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आइए अब आगे बढ़ते हैं और एमसीक्यू देखते हैं हमारा। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? द फ्लोइंग यूरोपियंस पावर इंटर्ड इनटू इंडिया ट्रेड फ्रॉम टाइम टू टाइम। ये क्वेश्चन कह रहा है कि यूरोपियन से जो जितने भी आए हुए हैं देश हमारे कंट्री में, उनको सीक्वेंस में अरेंज करना है। सबसे पहले कौन आया, सेकेंड में कौन आया, थर्ड कौन आया, जिसमें ऑप्शन दिया हुआ है ब्रिटिश, डच, फ्रेंच एंड पोर्टुगीज। ठीक है, तो हम लोग की जैसा जानते हैं, पिछले क्लास में मैंने आप लोगों को बताया था कि सबसे पहला यूरोपियंस हमारे कंट्री में आता है वो है पोर्टुगीज। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले देखिए ऑप्शन में इसको मैच करेंगे। 4 नंबर कौन से ऑप्शन में है? ए में नहीं है, बी में है। ठीक है, सी में नहीं है, डी में नहीं है। तो ऐसा क्वेश्चन अगर कभी भी एग्जाम में आए तो देखिए, पहला हम लोग को पता है, तो पहला अगर हम लोगों को पता है तो इससे क्या होगा, एक ऑप्शन होगा नहीं, सी भी नहीं होगा, डी भी नहीं होगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर। ये ऐसा क्वेश्चन टैकल करने का बहुत इजी तरीका होता है। अगर आपको एक या दो ऑप्शंस पता होता है तो आप उससे आंसर इसका फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इससे हम लोगों को देखिए, सबसे पहले पोर्टुगीज आते हैं, सेकेंड नंबर में डच आते हैं, थर्ड नंबर में आते हैं ब्रिटिश, फोर्थ नंबर में आते हैं फ्रेंच। ठीक है, ये सेकेंड नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। विच यूरोपियन फर्स्ट इस्टेब्लिश मेरीटाइन ट्रेड सेंटर इन इंडिया? मेरीटाइन ट्रेड सेंटर जो है इंडिया में कौन सा यूरोपियन एस्टेब्लिश किया हुआ था? ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, जैसे कि मान लीजिए ये हमारा इंडिया का मैप है। ठीक है, ये साइड में अरेबियन सी है। ठीक है, अरेबियन सी को ट्रेड मोनोपोली बनाने का सपना किसने देखा था? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा पोर्टुगीज। ठीक है, और इन्होंने ही, पोर्टुगीज ने ही पहले इस्टेब्लिश किया था मेरीटाइन ट्रेड सेंटर इंडिया में। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, हु यूज द हुगली फॉर पीरेसी इन द बे ऑफ बंगाल? हुगली को बे ऑफ बंगाल के पीरेसी में कौन यूज किया हुआ था? ठीक है, डच, फ्रेंच, ब्रिटिश या पोर्टुगीज? इसका आंसर बताइए क्या होगा आप लोग? डच होगा या फ्रेंच होगा या ब्रिटिश होगा या पोर्टुगीज होगा? इसका आंसर हो जाएगा पोर्टुगीज, डी नंबर। ठीक है, फोर्थ नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग द ट्रीटी ऑफ एक्जिला चापले 1748? ठीक है, यहाँ क्वेश्चन मार्क है। स्टेटमेंट 1 ये है, स्टेटमेंट 2 ये है। इसमें हम लोगों को बताना है कौन सही है और कौन गलत है। ठीक है, स्टेटमेंट 1 देखिए क्या कह रहा है। एंड ऑफ द फर्स्ट कार्नेटिक वार, ये जो ट्रीटी ऑफ एक्जिला चापले है, जब ट्रीटी हुआ था, ये सबसे पहले किसके बीच में हुआ था? तो ये आपको फ्रेंच एंड ब्रिटिश के बीच में ये ट्रीटी हुआ था। ठीक है, और इसका पहला स्टेटमेंट कह रहा है एंड ऑफ द फर्स्ट कार्नेटिक वार। क्या ये सही है? तो हाँ, ये सही है। सेकेंड नंबर, मद्रास वाज रिगेन्ड बाय द ब्रिटिश। क्या सेकेंड नंबर स्टेटमेंट सही है? हाँ, ये भी सही है। दोनों स्टेटमेंट सही है। इसका आंसर हो जाएगा सी, बोथ 1 एंड 2। ठीक है,
आइए इसमें मैं आपको एक चीज फैक्ट बता दे रहा हूँ। फर्स्ट काइनेटिक वॉर जो है, फर्स्ट काइनेटिक वॉर हुआ था 1746 से 1748, ठीक है। वैसे ही सेकेंड काइनेटिक वॉर कब हुआ था? 1749 से 1754, ठीक है। थर्ड काइनेटिक वॉर कब हुआ था? 1756 से 1763। ये फैक्ट आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। और ये जो थर्ड काइनेटिक वॉर जो है, ये 7 ईयर का वॉर था, ठीक है। 7 ईयर वॉर ये हुआ था, इसको हम लोग 7 ईयर वॉर भी बोलते हैं, क्योंकि ये 7 साल इस युद्ध को लड़ा गया था, ठीक है। इसमें एक चीज हम लोग और जानेंगे, जो ये ट्रीटी हुआ था फर्स्ट काइनेटिक वॉर का इंडेट था एक जिला चापले, ठीक है। ऐसे ही हम लोग देखेंगे इस सेकेंड काइनेटिक वॉर का कौन से ट्रीटी से इंडेड हुआ था, ठीक है। थर्ड काइनेटिक वॉर इंडेड हुआ था ट्रीटी ऑफ पेरिस, ठीक है। आइए आगे देखते हैं। Where among the following places did the French establish their first factory in India? फ्रेंच जो है इंडिया में अपना पहला फैक्ट्री कहां पर इस्टेब्लिश करता है, ठीक है। ऑप्शन है सूरत, पुलिकत, कोचिंग, कासिम बाजार। इसका आंसर हो जाएगा क्या? ए नंबर, सूरत। सूरत में फ्रेंच जो है अपना पहला फैक्ट्री एस्टेब्लिश करता है। फ्रेंच इंडिया में कब आए हुए थे? 1764, 1664 में फ्रेंच इंडिया में इंटर करते हैं, ठीक है। द फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी वाज एस्टेब्लिश इन विच ईयर? कौन से साल में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी एस्टेब्लिश हुआ था इंडिया में? अभी जस्ट आपको थोड़ी देर पहले मैंने पिछले क्वेश्चन में इसका आंसर बता दिया था। इसका आंसर क्या होगा? 1664, ठीक है। और 1600 में कौन आया था? ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है। The first decisive military success of England's East India Company in India is considered to be? कौन सा बैटल लड़ने के बाद जो ईस्ट इंडिया कंपनी जो है, कौन सा बैटल बहुत ही भारी मात्रा में मिलिट्री को हराई थी? कौन से बैटल में? ठीक है, आइए इसका ऑप्शन देखते हैं। बैटल ऑफ बक्सर, बैटल ऑफ प्लासी, बैटल ऑफ मैसूर, थर्ड बैटल ऑफ मैसूर, फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ 1857। इसका आंसर हो जाएगा बैटल ऑफ प्लासी। बैटल ऑफ प्लासी कब लड़ा गया था? 1757 में, ठीक है। बैटल ऑफ बक्सर कब लड़ा गया था? 1764 में, ठीक है। Who among the following shifted his capital from मुर्शिदाबाद to मुंगेर? मुर्शिदाबाद से मुंगेर कौन अपना कैपिटल को शिफ्ट कर देता है? ये शिफ्ट जो करता है ये कौन होता है? बंगाल का नवाब होता है, नवाब ऑफ बंगाल। तो हम लोग ये जानेंगे, हम लोग तो ये जान गए कि बंगाल का नवाब था, लेकिन कौन था उसका नाम हम लोग आइए देखते हैं। ऑप्शन है अलीवर्दी खान, सिराजुद्दौला, मीर जफर या मीर कासिम। इसका आंसर हो जाएगा मीर कासिम। मीर कासिम ने मुर्शिदाबाद से मुंगेर अपना कैपिटल शिफ्ट किया था। इसके बारे में फैक्ट हम लोग देखते हैं। जो अलीवर्दी खान था बंगाल का नवाब बना था 1740 में, ठीक है, और 1756 तक रहा था, ठीक है। उसके बाद बंगाल का नवाब बना सिराजुद्दौला। ये कब बना? 1700
1756 में। और कितने साल तक रहा? बस 1 साल तक, 1757 तक। ये जब बैटल ऑफ प्लासी हुआ था तो ब्रिटिशर्स से बैटल ऑफ प्लासी किसने लड़ा था? सिराजुद्दौला ने लड़ा था। ठीक है। ये जो अली वर्दी खान है, अली वर्दी खान का ये क्या लगता है? तो अली वर्दी खान की बेटी जो है, उस बेटी का यंगेस्ट बेटा जो है वो कौन है? सिराजुद्दौला। इसको नवाब बनाया था अली वर्दी खान ने। ठीक है। अली वर्दी खान ने सिराजुद्दौला को बहुत प्यार से समझाया था कि बेटा तुम ब्रिटिशर से मत भेजना, वो लोग बहुत खतरनाक लोग हैं, तुम्हें बर्बाद कर देंगे। लेकिन 18-19 साल का लड़का था, नवाब बन गया था, नया नया खून था, नया जोश था, इस ये माना नहीं और ब्रिटिशर से फिर गया। अंत में क्या हुआ? बैटल ऑफ प्लासी हुआ और उसके बाद इसको मार दिया गया। ठीक है। उसके बाद मीर जफर नवाब बनते हैं बंगाल के। ठीक है। जब मीर जफर नवाब के बंगाल के जब नवाब बनते हैं तो ये कौन था? ये पपेट ऑफ ब्रिटिशर्स था। मतलब ब्रिटिशर्स का कठपुतली था, ब्रिटिशर्स के इशारों पे नाचता था, जैसे ब्रिटिशर्स बोलते थे वैसे ये कहता था। एक बात आप लोगों को यहाँ जाननी होगी। अच्छा, मैं आगे बता रहा हूँ। मीर जफर के बाद कौन सा बना नवाब बंगाल? मीर कासिम। मीर कासिम ये ब्रिटिशर्स का ये नहीं, पपेट नहीं था, ये बहुत बहादुरी से लड़ा हुआ था। और 1764 का जो बैटल ऑफ बक्सर हुआ था वो मीर कासिम ही लड़ा था। ठीक है। एक और बात जानिए, जब बैटल ऑफ प्लासी और बैटल ऑफ बक्सर दोनों ब्रिटिशर्स जीत गए, ठीक है, उसके बाद उन्होंने अपना स्वराज जो है इंडियन पॉलिटिक में अपना एंट्री किया वो लोग। ठीक है। ब्रिटिशर्स जो है पहले क्या थे? सिर्फ ट्रेड करते थे, पॉलिटिकली उन लोग का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं था इंडिया में। लेकिन जब बैटल ऑफ प्लासी और बैटल ऑफ बक्सर दोनों जब उन्होंने जीत लिया तो उन लोगों ने क्या किया? उसके बाद धीरे धीरे इंडियन पॉलिटिक्स में एंट्री करना शुरू कर दिया। ठीक है। एक और बात जानिए, जब बैटल ऑफ प्लासी और बैटल ऑफ बक्सर जीतने के बाद ये जो मीर कासिम जब बैटल ऑफ बक्सर हार जाता है तो फिर से कौन नवाब बनता है बंगाल का? मीर जफर। मीर जफर फिर नवाब का बंगाल बनता है। ठीक है। बैटल ऑफ बक्सर मीर कासिम जब हार जाता है तब। क्यों? क्योंकि ब्रिटिशर्स को पपेट चाहिए जो मेरे इशारों पे नाचे, जैसा हम बोले वैसा करे। तो मीर जफर उसके लिए परफेक्ट था। ठीक है। अच्छा, आप एक बात सोचिए, जब बैटल ऑफ प्लासी जीत गए, बैटल ऑफ बक्सर जीत गए, तो यहाँ मीर जफर को फिर क्यों नवाब बनाया गया? ब्रिटिशर्स क्यों नहीं बन गए? थोड़ा इस बारे में विचार कीजिए। अगर चाहे तो वो भी बन सकते थे, वो अपना खुद बनते, नवाब बनते, खुद राज करते। ऐसा नहीं किए उन्होंने। क्योंकि अगर ऐसा वो लोग कहते तो वहां की जनता जो थी वो स्ट्राइक कर देती, हड़ताल करती कि बाहर के लोग आए हुए हैं और वो नवाब कैसे बन गए। अगर आपके घर में कोई बाहरी आए और वो आपके घर में राज करने लगे, ये तो बर्दाश्त नहीं होगा। इसीलिए ब्रिटिशर्स मीर जफर को फिर से नवाब बना देते हैं बंगाल का। ठीक है। From which of the following ruler did Thomas Ellsworth obtain permission to establish a factory in Surat? थॉमस एल्वर्थ जो है कौन से मुगल रूलर से फैक्ट्री एस्टेब्लिश करने का परमिशन मांगते हैं सूरत में? ठीक है। जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब या फारूक सियाद। ठीक है। जब थॉमस एल्वर्थ आते हैं उस समय मुगल एम्परर कौन होता है? जहांगीर होता है। इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर, जहांगीर। ठीक है। An Englishman named William Hawkins came to India during the reign of which Mughal ruler? जो ये विलियम हॉकिंस जो है वो इंडिया आते हैं किस मुगल रूलर के समय? जब मुगल रूलर, कौन सा मुगल रूलर उस समय इंडिया में था, उस समय ये विलियम हॉकिंस इंडिया में आते हैं। आइए देखते हैं। शाहजहां, जहांगीर, अकबर या औरंगजेब? तो ये जहांगीर के समय में इंडिया आता है। ठीक है। कौन से ईयर में आता है? 1608 में आता है। ठीक है। एक और बात जान लीजिए इनके बारे में, एक और फैक्ट माना जाता है या कहा जाता है, 1603 में विलियम हॉकिंस यूरोप से चले थे इंडिया के लिए, लेकिन इन्होंने ये इंडिया पहुंचते पहुंचते इनको 5 ईयर का गैप हो गया। ये 5 साल तक क्या कर रहे थे? तो विलियम हॉकिंस का मानना था कि अगर मैं जहांगीर के कोर्ट में जा रहा हूं, मैं उनसे बात करूंगा, तो मैं क्यों ना इंडियन लैंग्वेज सीख के जाऊं,
इंडियन लैंग्वेज अगर सीख के जाऊंगा तो मैं उनसे अच्छे तरीके से कम्युनिकेट कर पाऊंगा और मेरी बातें अच्छी तरह से उनको समझ में आएगी। ठीक है कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। जिस वजह से 5 साल तक इन्होंने क्या सीखा, इंडियन लैंग्वेज सीखा। उसके बाद जहांगीर के कोर्ट में गए 1608 में। अगेंस्ट whom was the famous battle of Vandiwas fought by the British in 1760। 1760 में जो बैटल ऑफ वांडीवास है वो किसके अगेंस्ट ब्रिटिशर्स ने लड़ा था। ठीक है, आइए, फ्रेंच, स्पेन, मैसूर या पोर्टुगाल। इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंच। जो बैटल ऑफ वांडीवास है वो कब लड़ा गया था, 1760 में। 1760 में क्या चल रहा था, थर्ड कार्नेटिक वार। थर्ड कार्नेटिक वार का मैंने ईयर आपको बताया था, कब से कब चल रहा था, 1756 से 1763, 7 साल थर्ड बैटल ऑफ कार्नेटिक वार चला था। इस बीच में ही बैटल ऑफ वांडीवास 1760 में फ्रेंच के साथ ब्रिटिशर्स लड़ते हैं। ठीक है, और ये ट्रीटी ऑफ पेरिस से सेटलमेंट हो जाता है। आइए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच। ये देखिए, नॉट पूछ रहा है। अक्सर बच्चे यही गलती करते हैं, एग्जाम में जाएंगे, प्रेशर रहेगा, क्वेश्चन पढ़ते हैं, नोट तो पढ़ लेते हैं, लेकिन जब ऑप्शंस पढ़ने के टाइम, जब आंसर देने का टाइम आता है तो ये नोट को वो लोग मिस कर देते हैं। तो इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसका ऑप्शन है फर्स्ट कार्नेटिक वार कब हुआ था, 1648, सही है, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। सेकेंड कार्नेटिक वार 1750 से 1752, थर्ड कार्नेटिक वार 1756 से 1763, सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत 1556। ये भी सही है, ये भी सही है। गलत कौन है, सेकेंड कार्नेटिक वार गलत है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। इसका सही क्रम क्या हो जाएगा, मैं ये आपको लगभग थर्ड टाइम बताने जा रहा हूं। 1749 से 1754, ठीक है, सेकेंड कार्नेटिक वार। Which of the following statement is a correct with respect to आइए स्टेटमेंट पढ़ते हैं। रीजन फॉर द सक्सेस ऑफ द ब्रिटिश एंड फेलियर ऑफ द फ्रेंच इन इंडिया। क्या रीजन रहा है जो ब्रिटिश जो है वो सक्सेस हो गए हैं और फ्रेंच जो है फेल हो गया है इंडिया में। ब्रिटिश और फ्रेंच का जो युद्ध हुआ था, फर्स्ट कार्नेटिक, सेकेंड कार्नेटिक, थर्ड कार्नेटिक, तीनों में किसकी हार हुई, फ्रेंच की। तो क्या रीजन था कि ब्रिटिशर्स सक्सेस हो गए थे। आइए स्टेटमेंट पढ़ते हैं। यहां से पहला स्टेटमेंट था, ये दूसरा स्टेटमेंट है। द ब्रिटिश गेन्ड इमेंस वेल्थ एंड मैन पावर फ्रॉम द कॉन्क्वेस्ट ऑफ बंगाल। ठीक है, बंगाल से उन्हें बहुत सारा धन और मैन पावर मिला। सेकेंड स्टेटमेंट, द सुपेरियर नवल पावर ऑफ द ब्रिटिश। ब्रिटिश का सुपेरियर नवल पावर हुआ करता था, जिस वजह से स्टेटमेंट सही है, जिस वजह से फ्रेंच कभी ओवरकम नहीं कर पाया ब्रिटिशर्स को। इसका आंसर हो जाएगा सी, बोथ 1 and 2। एक और बात यहां जानिए, उस समय जब यूरोपियंस इंडिया आए थे तो ब्रिटिशर्स ही क्यों राज कर पाए इंडिया पे, और सारे यूरोपियंस क्यों नहीं कर पाए। कि इसका सबसे बड़ा मेन पावर है ये नवल पावर। नवल पावर जिसका स्ट्रॉन्ग था उस समय, वो उतना ज्यादा दिन तक राज कर पाया। रीजन क्या है, जैसे ये देखिए इंडिया का मैप है, ठीक है, ये जो अरेबियन सी है, यहाँ ये अरेबियन सी है, सारा ट्रेड कहां से होता था, ये लोग इधर से ही आते थे, सी रूट से ही ट्रेड हुआ करता था। यहां जो समुद्र में जो स्ट्रॉन्ग हुआ उसका राज्य स्थापित होगा, ये मान के चलिए। बाकी और सारे यूरोपियंस का नवल पावर उतना स्ट्रॉन्ग नहीं था जितना ब्रिटिशर्स का था। दैट्स वाई ब्रिटिशर्स ने ज्यादा लंबे समय तक इंडिया पर राज किया और दूसरे यूरोपियंस इसके सामने टिक नहीं पाए। ठीक है, Which of the following was the immediate cause of first Carnatic War? फर्स्ट कार्नेटिक वार स्टार्ट हुआ, ठीक है, तो इसका इमीडिएट कॉज क्या हुआ, इमीडिएट कॉज क्या हुआ, ठीक है, ऑप्शन देखते हैं। राइवलरी बिटवीन द ब्रिटिश एंड द फ्रेंच, बैटल ऑफ द थ्रोन ऑफ ऑस्ट्रिया, द इशू ऑफ कर्नाटका's थ्रोन, इक्विजिशन ऑफ ब्रिटिश। इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर,
एक्विजिशन ऑफ फ्रेंचशिप बाय द ब्रिटिश। ये स्टार्ट हुआ तो ब्रिटिश ने क्या किया, शिप पर कब्जा करना शुरू कर दिया, ठीक है, उसको अपने अंडर लेना शुरू कर दिया। ये पहला इमीडिएट कॉज था फर्स्ट कार्नेटिक वॉर का। आइए हिंदी में भी एक दिया हुआ क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। निम्नलिखित में से किस युद्ध को भारत में ब्रिटिश राज की औपचारिक शुरुआत माना जाता है? Which of the following war is considered to be the formal beginning of the British Raj in India? वास का युद्ध, बैटल ऑफ वांडीवास। प्रथम कर्नाटक का युद्ध, बैटल ऑफ फर्स्ट कार्नेटिक वॉर। बक्सर का युद्ध, बैटल ऑफ बक्सर। प्लासी का युद्ध, बैटल ऑफ प्लासी। ठीक, इसका आंसर हो जाएगा वार कॉन्सिडर ब्रिटिश राज इन इंडिया, बैटल ऑफ प्लासी। मैंने पहले ही बताया था बैटल ऑफ प्लासी जब ब्रिटिशर्स ने जीता था तो उनका लगभग वो 70% इंडिया को हासिल कर ही लिए थे। इंडिया पर राज करने के लिए जो उनको जरूरत था वो 70% बैटल ऑफ प्लासी में ही हासिल कर लिए थे, और बैटल ऑफ बक्सर जीतने के बाद 100%। ठीक है, ये दोनों युद्ध जीतने के बाद ब्रिटिशर्स का 100% इंडिया पे राज होना कंफर्म हो गया था। ठीक है, इसके बारे में मैंने आपको बता ही दिया। बैटल ऑफ वांडीवास 1760, फर्स्ट कार्नेटिक वॉर 1746 से 1748। ठीक है, ये देखिए यूपी बार काउंसिल जो हम लोगों ने किया है इंटरव्यू, ठीक है, जिसमें आप लोगों को 10 आवर प्लस लाइव क्लासेस मिलेंगी, फ्री पीडीएफ नोट्स मिलेंगे, पर्सनल मेंटरशिप है, 1 ईयर वैलिडिटी है, जूम सेशन है, अनलिमिटेड वॉच टाइम वीडियो है। आप एक वीडियो को जितना टाइम चाहे उतना टाइम वॉच कर सकते हैं। ठीक है, मॉक इंटरव्यू सबसे बड़ी बात यह है, ऑनलाइन भी होगा ऑफलाइन भी होगा। अगर आप लोग चाहें घर बैठे भी दे सकते हैं, और ऑफलाइन चाहें तो हम लोग अब सेंटर डिसाइड करेंगे, वहां आके आप लोग ऑफलाइन भी एग्जाम दे सकते हैं। ठीक है, आप लोगों को अगर ज्वाइन करना है बहुत ही मिनिमम प्राइस में ये आपको मिलेगा, 199 का प्राइस रखा गया है। अगर आप लोगों को ज्वाइन करना है, इंटरेस्टेड है आप इसमें, ये हमारा कांटेक्ट नंबर है, इस पे आप लोग कांटेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट स्टेटमेंट? हम लोगों से क्या पूछा है कि कौन सा स्टेटमेंट इसमें करेक्ट है चारों में। आइए पढ़ते हैं ऑप्शंस। द मॉडर्न कोची वाज अ डच कॉलोनी टिल इंडियाज इंडिपेंडेंस। The Dutch defeated the Portuguese and built Fort William. Modern Kochi. The modern Kochi was first a Dutch colony before the Portuguese took over. The modern Kochi never became a part of British. इसका आंसर देखिए क्या होगा, इसका आंसर क्या, बी नंबर। डच डिफीटेड द पोर्टुगीज, डच पोर्टुगीज को डिफीट कर देते हैं, हरा देते हैं, और क्या बनाते हैं, क्या बिल्ड करते हैं, फोर्ट विलियम इन द कोची। मॉडर्न कोची में विलियम फोर्ट का एस्टेब्लिशमेंट करते हैं। कौन करते हैं, किसको हराकर? ठीक है, आइए 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्ट्रीज ऑफ बंगाल वाज एस्टेब्लिश्ड बाय द डच? बंगाल में कौन सा फैक्ट्री एस्टेब्लिश किया गया है? ऑप्शन है बंडेल, चिंसुरा, हुगली एंड श्री रामपुर। ठीक है, इसका चिंसुरा जो है वो डच द्वारा एस्टेब्लिश किया गया है बंगाल, डच के द्वारा। क्या नाम है फैक्ट्री का? चिंसुरा। कहां एस्टेब्लिश किया गया है? बंगाल में। ठीक है, 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। द फर्स्ट टू स्टार्ट अ जॉइंट स्टॉक कंपनी टू ट्रेड विथ। कौन सा यूरोपियंस जो है चारों में, पोर्टुगीज, डच, फ्रेंच एंड डेन्स, जो इंडिया के साथ ज्वाइंट स्टार्ट किया था, ज्वाइंट स्टॉक कंपनी स्टार्ट किया था इंडिया के साथ। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा, देखिए पोर्टुगीज है, डच है, फ्रेंच है, डेन्स है। इसका आंसर हो जाएगा ऐसा इकलौता जो
यूरोपियंस है जो इंडिया के साथ पार्टनरशिप में भी काम किया था। पार्टनर कितना परसेंट का पार्टनरशिपिंग था? 18% का, ठीक है। 18% के डिविडेंड पे इंडिया के साथ था और डच क्लॉथ एक्सपोर्टिंग का हब बनाया था। कपड़ा जो है इंडिया से एक्सपोर्ट हो रहा था यूरोपियंस में, तो इंडिया को क्लॉथ एक्सपोर्टिंग का हब बनाया था। सबसे ज्यादा कपड़ा यूरोपियंस में इंडिया से ही जाते थे। किस टाइप का कपड़ा जाते थे? कॉटन जाते थे, सिल्क जाते थे, ठीक है। तो डच मेक इंडिया, डच मेड इंडिया exporting of Dutch made India hub of exporting of cloths, ठीक है। ये बात ध्यान में रखिएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द फर्स्ट डचमैन टू रीच इंडिया? डचमैन कौन था जो कि इंडिया आया हुआ था? जैसे कि हम लोगों ने देखा था पोर्टुगीज में वास्को डी गामा आए थे, सबसे पहला इंसान वास्को डी गामा था। ब्रिटिशर्स में मिल्डमैन्स आए थे। वैसे ही डच में पहला इंसान कौन था जो आया था? तो वास्को डी गामा होगा नहीं क्योंकि ये पोर्टुगाल के हैं, ठीक है। अल्बकर्क होगा नहीं क्योंकि ये भी पोर्टुगीज के हैं। बार्थलोमेव डियाज होगा नहीं क्योंकि ये भी पोर्टुगीज के हैं। इसका आंसर क्या होगा? डी, कॉर्नलिस डी हॉटमैन। ये जो बंदा है कॉर्नलिस डी हॉटमैन, ये पहला इंसान है डच का जो कि इंडिया में आया था, ठीक है। आइए मैं वास्को डी गामा के बारे में मैं आपको ऑलरेडी पिछले क्लास में बहुत सारी चीजें बता दिया हूं। अल्बकर्क के बारे में जानते हैं। ये सेकेंड वाइसरॉय थे पोर्टुगीज के जो कि इंडिया में आए हुए थे। अगर अल्बकर्क सेकेंड वाइसरॉय थे जो इंडिया में आए थे, तो फर्स्ट वाइसरॉय कौन थे? जो फर्स्ट वाइसरॉय जो थे वो कौन थे? फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। फर्स्ट वाइसरॉय कौन थे? फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। सेकेंड वाइसरॉय कौन थे? अल्बकर्क जो कि इंडिया में आए थे, ठीक है। और बार्थलोमेव डियाज जो हैं ये इंडिया में आए थे लेकिन ये इंडिया पहुंच नहीं पाए थे। इंडिया की जगह इन्होंने किसका खोज किया था? केप ऑफ गुड होप। केप ऑफ गुड होप कहां पे है ये? अफ्रीका में। जब केप ऑफ गुड होप पे ये डियाज पहुंचे थे तो इन्होंने अनाउंस कर दिया था कि मैंने इंडिया की खोज कर ली। अब किस वजह से की थी? क्योंकि ये जब केप ऑफ गुड अफ्रीका पहुंचे वहां के लोग भी सांवले सांवले थे, रेड इंडीज थे, जिस वजह से इनको लगा कि हम इंडिया आ गए हैं, मैंने इंडिया का खोज कर दिया। लेकिन बाद में पता चला कि ये इंडिया नहीं है, साउथ अफ्रीका गए थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल विच रीजन ऑफ इंडिया वाज फेमस फॉर द प्रोडक्शन ऑफ अफीम? कौन सा रीजन है इन चारों ऑप्शन में से जो कि अफीम के प्रोडक्शन के लिए फेमस है, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि बिहार एपीओ की आप लोग तैयारी कर रहे हैं और बिहार से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। इसका आंसर हो जाएगा बिहार, ठीक है। इसको ध्यान रखिएगा आप लोग। बिहार में अफीम की खेती ज्यादा होती थी उस समय। अभी के समय में वर्ल्ड Which one of the following British ambassador of James I arrived at Jahangir's court in 1615? 1615 में जहांगीर के कोर्ट में ब्रिटिश एम्बेसडर जेम्स फर्स्ट अराइव हुए थे। मतलब किसको भेजे थे? ऑप्शन देखिए, कैप्टन विलियम हॉकिंस, ये होगा नहीं क्योंकि ये 1608 में आए थे, मैंने आपको बता दिया था, ठीक है। सर जॉन चिल्ड, सर जॉन गेयर, सर थॉमस रॉय। 1615 में जो आए थे उनका नाम है
सर थॉमस रॉय आया था 1615 में जहांगीर के कोर्ट में। बाईस नंबर क्वेश्चन, फैक्ट्री एस्टेब्लिश करने का परमिशन मांगने के लिए कौन आए थे? कैप्टन विलियम हॉकिंस, सर जॉन चिल्ड, सर जॉन गेयर या जॉन मिल्डन हॉल। इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर, कैप्टन विलियम हॉकिंस। कैप्टन विलियम हॉकिंस जब 1608 में आए थे तो सूरत में फैक्ट्री एस्टेब्लिश करने के लिए जहांगीर से, मुगल एम्परर जो था, उससे परमिशन मांगे थे, तो परमिशन मिल गया था में फैक्ट्री एस्टेब्लिश करते हैं। आइए आगे देखते हैं। Which English governor of East India Company in India was expelled by औरंगजेब? औरंगजेब गवर्नर है ईस्ट इंडिया कंपनी का, जिसको औरंगजेब ने एक्सपेल्ड कर दिया था। आइए इसका देखते हैं ऑप्शन क्या क्या कह रहा है। ऑंगियर, सर जॉन चिल्ड, सर जॉन गेयर, सर निकोलस वेट। इसका आंसर हो जाएगा सर जॉन चिल्ड। सर जॉन चिल्ड को औरंगजेब ने एक्सपेल्ड कर दिया था, भगा दिया था, बात नहीं बनी थी। विलियम हॉकिंस की तरह ये भी 5 साल इंग्लिश लैंग्वेज सीख के जाता तो शायद बात बन भी जाती। आइए, व्हाट इज द नेम ऑफ द फर्स्ट ब्रिटिश टू विजिट इंडिया? इस यूरोपियन जो ब्रिटिशर्स जो थे ईस्ट इंडिया कंपनी जिन्होंने एस्टेब्लिश किया था, तो पहला इंसान कौन था जो इंडिया आया था? ये देखते हैं ऑप्शन। कैप्टन विलियम हॉकिंस, सर जॉन चिल्ड, सर जॉन गेयर, जॉन मिल्डन हॉल। इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर, जॉन मिल्डन हॉल। कैप्टन विलियम हॉकिंस नहीं होगा, सर जॉन चिल्ड भी नहीं होगा, सर जॉन गेयर भी नहीं होगा, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा जॉन मिल्डन हॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन, 25th. The East India Company was established on 21st December 1600 as per the Royal Charter issued by 31 दिसंबर 1600 में जो ईस्ट इंडिया कंपनी एस्टेब्लिश हुआ था इंडिया में, तो जो रॉयल चार्टर कौन इशू किया था? रॉयल चार्टर 15 साल का जो इशू किया था, किसने किया था? क्वीन विक्टोरिया, क्वीन एलिजाबेथ, हेनरी सेवन या ब्रिटिश पार्लियामेंट। इसका आंसर हो जाएगा क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट। क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट ने रॉयल चार्टर इशू किया था। क्वीन विक्टोरिया कौन है? ये जब 1857 का जब रिवॉल्ट होता है, ठीक है, जिसको हम लोग फर्स्ट इंडिपेंडेंस वार भी बोलते हैं, तो ये जब खत्म हुआ था तो 1858 में कंपनी रूल लागू हुआ था। ठीक है, 1857 वार 1857 रिवॉल्ट के पहले हमारे इंडिया पे किसका रूल था? एक कंपनी का था, ईस्ट इंडिया कंपनी का था। कोई क्वीन का नहीं था, कोई राजा का नहीं था, ना किसी सरकार का था। किसका था? सिर्फ एक मामूली सी कंपनी हमारे इंडिया में आई थी और हमारे ऊपर 200 साल से भी ज्यादा राज की थी। उसका नाम क्या था? ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, तो 1858 में जब ईस्ट इंडिया कंपनी को एबोलिश करके, ठीक है, खत्म कर टाउन आया था, जब ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन इंडिया में आया था रूल करने के लिए, तो उस समय क्वीन, ठीक है, आइए 26 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। Which one of the following was the Emperor of India when the British East India Company was formed in London? ईस्ट इंडिया कंपनी फॉर्म हुई थी तो इंडिया का उस समय मुगल साम्राज्य का राजा कौन था? ठीक है, ऑप्शन देखिए।
अकबर, जहांगीर, शाहजहां या औरंगजेब? तो इसका आंसर हो जाएगा अकबर। अकबर जो है उस समय का मुगल एम्परर था जब ईस्ट इंडिया लंदन में अपना फॉर्म की थी। ठीक है, ये भी देखिए। तो आप लोगों को एक बार और मैं रिमाइंड करवा दे रहा हूँ, जहांगीर के कोर्ट में कौन कौन ब्रिटिशर्स आए थे? ठीक है, और दो। ठीक है, याद रखिएगा। कब कब आए थे? 16। चीज के लिए आए थे? ट्रेड करने का परमिशन मांगने के लिए। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग ब्रिटिश कंपनीज गॉट द फर्स्ट चार्टर परमिटिंग देम टू ट्रेड इन इंडिया? कौन से ब्रिटिश कंपनी को पहला चार्टर परमिट मिला था इंडिया से ट्रेड करने के लिए? आप लोगों को पता है एक बात, ब्रिटिश से यूरोपियन जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है, वो सिर्फ अकेली एक कंपनी नहीं है जो कि ब्रिटिश से आई थी, और सारी भी कंपनियां आई थी ब्रिटिश से इंडिया में ट्रेड करने के लिए। लेकिन क्वीन एलिजाबेथ ने किसको परमिट किया था, किसको पहले चार्टर परमिट की थी कि तुम जाओ इंडिया से ट्रेड करो? तो वो है, कब आई थी ईस्ट इंडिया कंपनी? 1600 में। ठीक है, डेट क्या है? 31 दिसंबर। ठीक है, 28 क्वेश्चन। द पोर्टुगीज सेटलमेंट गोवा, दीव एंड दामन वे ऑक्युपाइड बाय इंडिया इन? जब हमारा देश आजाद हो गया 1947 में और दो भागों में बंट गया, इंडिया एंड पाकिस्तान। ठीक है, तब उसके बावजूद भी गोवा जो है, दीव है और दामन है, ये किसके अंडर में था? यूरोपियंस के अंडर में था। यूरोपियंस में भी किसके अंडर में था? तो पोर्टुगीज के अंडर में था। आप लोग ये सोच रहे हैं कि इंडिया आजाद हो गया, उसके बावजूद भी पोर्टुगीज के अंदर में गोवा, दीव एंड दामन है, तब इंडिया कैसे आजाद होगा? हमारा देश जो है 1947 में आजाद हो गया था 15 अगस्त को, लेकिन गोवा, दीव स्थापित जो है, ये पहला ऐसा यूरोपियन है जो कि सबसे पहले इंडिया में आए। सबसे पहले इंडिया में आए 1498 में वास्को डी गामा के थ्रू, और यही ऐसा एक यूरोपियन है जो सबसे लास्ट में इंडिया से गए। कब गए? 1961। आपको जान के ये बात आश्चर्य हो गया, आश्चर्य होगा, जब पोर्टुगीज इंडिया छोड़ के जा रहे थे 1960 के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने भव्य स्वागत से या भव्य तरीके से विदाई की थी। बहुत सारे बैंड बाजा, ढोल, ताशे, नगाड़े बज रहे थे, और Who among the following was the founder of कलकत्ता? कलकत्ता का फाउंडर कौन था? हम देखते हैं। फाउंडर ऑफ कलकत्ता, चार्ल्स अय्यर, जॉब चार्नोक, गेरोल्ड एंगियर, विलियम नॉरिस। ठीक है, इसका आंसर होगा बी नंबर, जॉब चार्नोक। जॉब चार्नोक जो है कलकत्ता, क्योंकि देखिए जो बंगाल हो गया,
उड़ीसा हो गया, बिहार हो गया, इस जगह से आप मद्रास हो गया, यहाँ से क्वेश्चन आने की संभावना बिहार यूपी में ज्यादा है। जब ये घट रहे उस समय कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग पोर्टुगीज गवर्नर इन इंडिया इंट्रोड्यूस्ड द पॉलिसी ऑफ इंपीरियलिज्म। इंपीरियलिज्म का कौन सा पोर्टुगीज का गवर्नर है जो कि इंडिया में इंट्रोड्यूस किया था? फ्रांसिस्को डी अल्मेडा होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये ब्लू वाटर पॉलिसी अडॉप्ट किए थे। ब्लू वाटर पॉलिसी कौन अडॉप्ट किए थे? फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। ब्लू वाटर पॉलिसी का मतलब मैंने पहले वीडियो में बता दिया है, वहां जाके आप देख सकते। जॉन मिलियन हॉल नहीं होगा, क्योंकि जॉन मिलियन हॉल तो ब्रिटिशर्स का पहला इंसान है, ब्रिटिशर्स का जो कि इंडिया आया। गेराल्ड एंगर, ये भी नहीं होगा। तो बचा कौन सिर्फ लास्ट में? अल्फोंसो डी अल्बुकर्क। अल्फोंसो डी अल्बुकर्क जो है ये पॉलिसी ऑफ इंपीरियलिज्म अडॉप्ट करते हैं या इंट्रोड्यूस करते हैं इंडिया में, और ये सेकेंड वाइसरॉय हैं पोर्टुगीज का जो इंडिया विजिट करते हैं। ठीक है, इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा, भूलिएगा नहीं। ये देखिए, ठीक है, अगर आप लोग चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं इसको, जिसकी प्राइस बहुत ही कम है, 199। ठीक है, इतने प्राइस तो हम लोग बाहर तो ऑटो रिक्शा में निकल जाती है। जिसमें आप लोगों को क्या क्या फैसिलिटी मिलती है देखिए, 10+ आवर लाइव क्लासेस, फ्री PDF एंड नोट्स, पर्सनल मेंटरशिप, 1 ईयर की वैलिडिटी, जूम सेशन, अनलिमिटेड वॉच टाइम वीडियो, आप एक वीडियो को जितना टाइम चाहें उतना टाइम वॉच कर सकते हैं। मॉक इंटरव्यू ऑनलाइन एंड ऑफलाइन, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड में मॉक इंटरव्यू करवाया जाएगा। आपको जिसमें इंटरेस्टेड हो आप वो कर सकते हैं आके। ये हमारा कांटेक्ट नंबर है, अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो तो प्लीज आप लोग इस पर जाके कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए हो गया, बस आज के लिए इतना ही। मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये क्लासेस बहुत अच्छी लगी होंगी। मैं इसके आगे कल फिर से दूसरी क्लास लेके आऊँगा। अभी तक जहाँ मैंने कंप्लीट किया है इसके आगे लेकर आऊँगा। अभी हमें बहुत सारी चीज़ें कंप्लीट करनी है, जैसे कि अभी 1857 का रिवॉल्ट बाकी है। ठीक है, उसके बाद ब्रिटिश एक्सपेंशन इन इंडिया, ब्रिटिश पावर एक्सपेंशन इंडिया, ब्रिटिश का पावर कैसे कैसे इंडिया में विस्तार हुआ। ठीक है, 1857 रिवॉल्ट के बाद। ठीक है, उसके बाद हम लोग ब्रिटिश क्राउन देखेंगे, जो 1858 में ब्रिटिश क्राउन आया था क्वीन विक्टोरिया के थ्रू। ठीक है, उसके बाद हम लोग रोटवारी सेटलमेंट देखेंगे, महलवारी सेटलमेंट देखेंगे, परमानेंट सेटलमेंट देखेंगे। उसके बाद दादा भाई नारोजी आएंगे, राजा मनमोहन रॉय आएंगे। इन सब लोगों के बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। बस आज के लिए इतना ही। जय हिंद।